लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि पुलिस वाला जितेंद्र और भाग्यश्री की मदद करने की बजाय रवि की साइड ले रहा था। जितेंद्र को प्रियतारा की सच्चाई पता लगती है तो वो मिहिर से मिलकर शादी की बात करते हैं और जितेंद्र घर पर भी प्रियतारा के लिए लड़का देखने की बात कर देता है। इसके अलावा जितेंद्र और भाग्यश्री जब कॉलेज जाते हैं तो रवि भाग्यश्री को परेशान करता है और जितेंद्र ये सब फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और इसके बाद वे दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब आगे। भाग्यश्री, तुम पूरे ध्यान से सब कुछ रिकॉर्ड करना, कहीं उसे शक ना हो वरना काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो जितेंद्र, मैं कर लूंगी। तो भाग्यश्री अपने फोन का कैमरा ऑन करके फोन को हाथ में ले लेती है और दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं। अरे तुम दोनों फिर से आ गए। सर, आपने हमें कल बोला था ना कि सबूत होने पर आप हमारी हेल्प करेंगे। आज मैं सबूत लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या सबूत लाए हो, दिखाओ। ये देखिए सर, आज कॉलेज में रवि भाग्यश्री को परेशान कर रहा था और मैंने उसकी ये वीडियो बनाई है। अरे ये कोई सबूत थोड़ी ना है। सर, आपको और कौन सा सबूत चाहिए? सबूत मतलब वही जो रवि के पापा ने दिया था, समझ रहे हो ना? तुम उससे बड़ा सबूत दे सको तो बताओ। जितेंद्र समझ जाता है कि पुलिस वाला उससे रिश्वत मांग रहा है, लेकिन पुलिस वाले को ये नहीं पता होता कि उसकी सारी बातें भाग्यश्री रिकॉर्ड कर रही है। अच्छा, समझ गया। तो बताइए, कितना बड़ा सबूत चाहिए आपको? देखो, जितना रवि के पापा ने दिया था उससे तो ज्यादा होगा, तभी तो बात बनेगी, तभी काम होगा। हाँ सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलकर तो बताइए। ऐसे करिए, 20,000 रुपए दे दीजिए, पर किसी को कानो कान खबर ना हो वरना नुकसान हो जाएगा आपका। नहीं सर, हमें तो आपकी मदद चाहिए, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। 1-2 दिन में आता हूँ आपके पास, ठीक है? हाँ ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। अब हम चलते हैं। तो जितेंद्र और भाग्यश्री पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। बेचारा सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या होने वाला है। हाँ देखो, मैंने कर दिया ना काम पूरा, उसे पता भी नहीं लगा। यही वीडियो अब हमारे काम आएगी। अब हमें किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, तो आगे का काम कैसे करना है? एक बार प्रियतारा का रिश्ता हो जाए, 1-2 दिन में हम अपना ये काम भी पूरा कर लेंगे। मेरे से मेरी बात हो गई थी, वो हमारे कल घर आएंगे। कल ही? इतनी जल्दी जितेंद्र? हाँ, तुम्हें लगता है कि अब हमें देर करनी चाहिए? नहीं नहीं, पर तैयारी भी तो करनी है। हो जाएगी, बस घर जाकर हम बात करते हैं। अभी तक मैंने प्रियतारा को कुछ भी नहीं बताया है। कोई बात नहीं, उसे अपने आप पता लग जाएगा जब कल वो मिहिर को देखेगी। तो दोनों घर पहुंच जाते हैं। मासीमा, मम्मी, मेरी लड़के वालों से बात हुई है, वो कल ही हमारे घर आना चाहते हैं और मैंने उनको हाँ कह दी है। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी थी? बस मेरी बेटी को निकालना चाहते हो इस घर से? दीदी, आप ऐसा क्यों समझ रही हैं? हम तो सिर्फ लड़का देख रहे हैं, अभी शादी थोड़ी ना कर रहे हैं। मैं क्यों मानूं कि वो लड़का अच्छा ही होगा? तो आप मत मानिए, हम कोई प्रियतारा को धक्के तो नहीं दे रहे। तुम तो जानबूझकर गंदा लड़का ही लाओगे ताकि मेरी प्रियतारा दुखी रहे। दीदी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? जितेंद्र ऐसा क्यों चाहेगा? अरे जितेंद्र चाहे या ना चाहे मैं नहीं जानती, लेकिन भाग्यश्री ने भड़का दिया होगा जितेंद्र को। पर मासीमा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? क्योंकि तू मेरी बेटी को खुश नहीं देखना चाहती। दीदी, आप बार बार ऐसा मत कहो। देख लो एक बार, जितेंद्र के पापा को पता लगा तो वो नाराज हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँ? जीजा जी का ठेका थोड़ी ना ले रखा है मैंने। मंजू ने कहा, मैंने तुझे समझाया था, तुझे समझ नहीं आई मेरी बात। बुआ जी, आपकी वजह से ही चुप हूँ मैं। अरे तू देख तो ले एक बार, अब ज्यादा मत बोल वरना जानती है ना मुझे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, अब वो कल आएंगे, कर लेना जो भी तैयारी हो। ठीक है बेटा, प्रियतारा को भी बोल देते हैं। हाँ मम्मी जी, मैं जाकर उसे बता कर आती हूँ। तो भाग्यश्री प्रियतारा के पास जाती है। प्रियतारा बहुत उदास है और परेशान बैठी होती है। प्रियतारा, ऐसे उदास रहने से कैसे चलेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मैंने मिहिर को भी कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे परेशानी बढ़ती जा रही है। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। वो कैसे? मैंने और जितेंद्र ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, वो कल तुम्हें देखने के लिए आ रहा है। अगर तुम्हें वो पसंद। भाग्यश्री, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे लगा था तुम मुझे समझती हो। मैं तुम्हें समझती हूँ, इसलिए तो तुम्हारे लिए लड़का देखा है। भाग्यश्री, तुम जानती हो ना मैं किसी और लड़के से शादी करने के लायक ही नहीं रही हूँ। तुम एक बार मिल तो लो, तुम्हें कोई भी नहीं कहेगा कि तुम उससे शादी करो। एक बार बात तो कर लो। मुझे मिहिर के अलावा किसी से नहीं मिलना है। प्रियतारा, घर में सब लोग राजी हो गए हैं।
अगर तुम मना करोगी तो सबको शक होगा। ठीक है, मैं मिलूंगी, लेकिन शादी फिर भी नहीं करूंगी। मैं तुमसे अभी कह रही हूँ, तुम जाओ अब। पर तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हें सब बताया और तुम फिर भी कुछ नहीं समझी। सब कुछ पता होते हुए भी तुम कोई और लड़का देख रही हो मेरे लिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। प्रियतारा नहीं जानती थी कि भाग्यश्री किसी और लड़के की नहीं बल्कि मिहिर की ही बात कर रही थी, लेकिन भाग्यश्री ने अभी तक उसे ये बात नहीं बताई थी। मुझे मासी माँ पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मन तो करता है कि सब कुछ बोल दूं। नहीं जितेंद्र, थोड़ा सब्र रखो। हमें प्रियतारा के लिए चुप रहना होगा। बस उसी वजह से ही चुप हूँ, वरना मासी माँ को तो मैं 1 मिनट में चुप करवा दूं। बस अब सब सही से हो जाए, कोई अड़चन ना आए। हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मैंने प्रियतारा को बोला है कि रिश्ते वाले आ रहे हैं, लेकिन वो मुझसे नाराज हो गई। उसे लगा मैंने कोई और लड़का देखा है। कोई बात नहीं, कल वो मिहिर को देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, बस इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अगले दिन घर में तैयारियां चल रही थी और कुछ देर बाद ही मिहिर और उसके मम्मी पापा जितेंद्र के घर पहुंच जाते हैं। देखो तो बुआ जी, कैसे फटीचर से लोग लग रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छा लड़का थोड़ी देखेंगे प्रियतारा के लिए। आने दो इनको। पिछली बार दिलीप के घर वालों को इन्होंने भगाया था, इस बार मैं इनको भगाऊंगी। चलो थोड़ी देर नाटक कर ले, बाद में करती रहना जो करना है। तो सब लोग एक साथ बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं। बातें तो हो गई जी, अब हम लड़की को देखना चाहते हैं। बेटा भाग्यश्री, जाओ प्रियतारा को ले आओ। भाग्यश्री प्रियतारा को ले आती है, लेकिन प्रियतारा एक नजर उठाकर भी मिहिर की तरफ नहीं देखती है। मुझे तो लड़की पसंद है, बाकी एक बार लड़का लड़की आपस में बात कर लें तो अच्छा रहेगा। बहन जी, ये तो सबसे जरूरी है। हाँ भाई साहब, आप सही कहते हैं। भाग्यश्री उन दोनों को कमरे में ले जाती है, लेकिन प्रियतारा जल्दी से उठकर पहले ही अपने कमरे में चली जाती है। मिहिर और भाग्यश्री उसके पीछे जाते हैं। भाई साहब, मैं नहीं जानता कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करेंगे या नहीं, पर अगर कर लेते हैं तो शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़ा ही नेक ख्याल है। बस हमें थोड़ी जल्दी शादी करनी है, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार रहती है। हाँ, और वो चाहती हैं कि उनके जीते जी मिहिर की शादी हो जाए। अच्छा, और आपकी मांग क्या है? क्योंकि हम लड़की वाले तो ये तो पूछना बनता ही है। जी कैसी बातें करते हैं आप? हमें लड़की दे रहे हैं, उससे बड़ी और क्या चीज होगी? हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। नरसिंह देव और माला देवी ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और मिहिर का परिवार वास्तव में काफी अच्छा था। दूसरी तरफ प्रियतारा मुंह फेर के खिड़की के पास खड़ी रहती है। प्रियतारा, इनसे बात तो करो। भाग्यश्री, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे किसी से रिश्ता नहीं करना। इनको बोल दो यहाँ से चली जाए। प्रियतारा, अभी भी सोच लो, बाद में तुम्हें पछताना न पड़े। मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। मुझे देखना ही नहीं है ये जो कोई भी है। सच में नहीं देखना प्रियतारा। प्रियतारा मिहिर की आवाज को पहचान लेती है और मुड़कर देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। प्रियतारा मिहिर को गले लगा लेती है। मिहिर, तुम तो क्या, मैं तुम्हें कल से कह रही हूँ, तुम समझ ही नहीं रही मेरी बात। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। तुम कितनी अच्छी हो। तुम कह रही थी मुझे लड़का नहीं देखना, रिश्ता नहीं करना, अब मैं मना कर दूं इनको? बोलो। नहीं, सॉरी भाग्यश्री, मुझे पता नहीं था। मैंने भी तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया था। पर ये सब कैसे हुआ? ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। अपनी खुशी को थोड़ा काबू में रखो। अभी तो मासी माँ न जाने क्या क्या कहेंगी। जब मुझे लड़का पसंद है तो वो क्यों कुछ कहेंगी? वो कल से कह रही हैं वो लड़का नहीं देखना चाहती। मैं उनको मना लूंगी, तुम चिंता मत करो। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रियतारा जितना समझ रही थी ये उतना आसान नहीं था, क्योंकि मंजुलिका अभी एक और बखेड़ा खड़ा करने वाली थी। भाग्यश्री, मिहिर और प्रियतारा आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जितेंद्र भी आ जाता है। तो बताओ प्रियतारा, तुम खुश हो या इन्हें वापस भेज दूं? नहीं जितेंद्र, तुम दोनों का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, सच में। हाँ, ये बात तो कहनी पड़ेगी। इनकी वजह से आज ये सब हो पा रहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम तुमसे बाद में पार्टी ले लेंगे। अभी वक्त है। जानती हो ना मासी माँ का स्वभाव, वो तो इनको भगाने की फिराक में है। अब जब यहाँ तक आ गए हो तो ये मैं कभी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पर तुम कैसे करोगी? कुछ तो करूँगी ही, आखिर उन्हीं की तो बेटी हूँ। हाँ, सही कहा। दूसरी तरफ सब बड़े लोग बाहर बैठे बातें कर रहे हैं। ये मंजुलिका, ये इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? वही तो मैं सोच रही हूँ, इतनी देर थोड़ी ना लगती है बात करने में। ये कोई ढंग है क्या?
शादी से पहले इतनी इतनी देर तक बातें करना। भाग्यश्री, प्रियतारा, बहुत हो गई बातें, यहाँ आ जाओ। मिहिर के मम्मी पापा और नर्सिंग लोग हैरान हो जाते हैं। अरे दीदी, क्या हो गया अचानक से? अरे कुछ नहीं, मैंने सोचा काफी देर हो गई है तो बुला लूं। बहन जी, आपको कोई एतराज है क्या इस रिश्ते से? अरे नहीं नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। बच्चे खुश हैं तो हमें क्या। हाँ बहन जी, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तभी भाग्यश्री, मिहिर और जितेंद्र भी वहाँ आ जाते हैं। कैसी लगी तुम्हें प्रियतारा? आपको पता ही है मम्मी, तो इसका मतलब लड़के को लड़की पसंद है। अच्छा, पर मैं मेरी बेटी से तो पूछ लूं उसे कैसा लगा मिहिर? वो तो भाग्यश्री ही बता देगी, ये पूछ कर ही आई होगी। हाँ पापा जी, प्रियतारा भी खुश है। तो क्या फिर बात पक्की कर ली जाए? जी क्यों नहीं, अब तो। अरे रुको, अभी मुझे मेरी बेटी से अच्छे से बात तो करने दीजिए। पर दीदी, उसने बता तो दिया है। नहीं नहीं, एक बेटी सब कुछ अपनी माँ को ही बताती है। हम आपको 1-2 दिन में जवाब दे देंगे। मिहिर के मम्मी पापा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो काफी समझदार थे। हाँ बहन जी, मैं समझ सकता हूँ, आप अपना वक्त लीजिए। हाँ बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मिहिर और उसके मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मंजुलिका अपने असली रूप में आ जाती है। मुझे मेरी बेटी की कोई शादी वादी नहीं करनी है ऐसे गरीब फटीचर लोगों से। मंजुलिका जी, आपको किसने कह दिया कि वो गरीब और फटीचर हैं? मासी माँ तो लोगों के कपड़े देखकर पता लगा लेती हैं कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। भले वो रईस ज्यादा होंगे, मैंने नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। तभी वहाँ पर प्रियतारा आ जाती है। पर माँ, शादी आपने नहीं मैंने करनी है, और मुझे मिहिर पसंद है। तू कौन होती है अपनी शादी का फैसला लेने वाली? तो फिर आप कौन होती है मेरी शादी का फैसला लेने वाली? अरे वाह, इस लड़की के भी पढ़ निकल आए हैं। हाँ हाँ, घर के लोग ही ऐसे हैं। इनकी संगत में रहकर मेरी बेटी बिगड़ गई है। लड़ाई करना तो आपकी दाल रोटी बन गई है। मैं तो जा रहा हूँ, जो करना हो कर लेना। सही कह रहे हैं पापा आप, मैं भी जा रहा हूँ। चलो भाग्यश्री। पर कहाँ? तुम्हें स्कूटी सिखाता हूँ। तो नरसिंह देव, जितेंद्र और भाग्यश्री वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मैं परेशान हूँ, ये स्कूटी सीख रही है भाग्यश्री। दीदी, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? जब प्रियतारा खुश है तो उसकी खुशी से बढ़कर क्या है आपके लिए? असल में मम्मी की अकड़ आगे आ रही है, क्योंकि ये रिश्ता जितेंद्र ने बताया है। प्रियतारा, तू बहुत ज्यादा बोल रही है। अगर आपने मेरा रिश्ता वहाँ नहीं किया तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी। बस बात खत्म। ये सब इस भाग्यश्री की बच्ची का किया धरा है। इतना कहकर प्रियतारा भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन कॉलेज जाते वक्त, जितेंद्र, उस वीडियो रिकॉर्डिंग और उस पुलिस वाले का क्या करना है? हम आज कॉलेज से आते वक्त एसपी से मिलेंगे। तो दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहाँ वो समीर और बिंदु से मिलते हैं। भाग्यश्री, जितेंद्र, रवि का क्या सीन बना? जितेंद्र ने बोला है आज एसपी से मिलना है। लेकिन एसपी तो 2 दिन की छुट्टी पर है। पर तुम्हें कैसे पता? वो हमारे यहाँ भी ना कोई मैटर हो गया था, तो मेरे पापा ने मुझे बताया था। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो इसका मतलब कि अब 2 दिन तक कुछ भी नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, फिर बाद में देखते हैं। आजकल कॉलेज में रवि भी दिखाई नहीं देता। अच्छी बात है, ना ही दिखे। हाँ, क्या पता अब वो शांत हो गया हो। कहीं ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं? नहीं, तुम चिंता मत करो। वहाँ घर पर पूरे दिन तक प्रियतारा नाराज रहती है और खाना पीना छोड़ देती है। मेरे सामने ये नौटंकी नहीं चलेगी। खाना है तो खा, वरना मत खा, तेरी मर्जी। हाँ तो आप मुझे कह ही क्यों रही हैं? नहीं खाना मुझे। चुपचाप खाना खा ले, वरना अच्छा नहीं होगा। ना हो। मत करो दीदी ऐसे, मान जाइए। मैं ना मानू आज, ना मानू कल, मुझे मत समझा। जाकर अपना काम कर। इतना बोलकर मंजुलिका वहाँ से चली जाती है। प्रियतारा अगले दिन भी भूखी रहती है। भाग्यश्री फिर उसके कमरे में जाती है। भूखे रहने से क्या हो जाएगा? मम्मी को मनाना होगा किसी न किसी तरीके से। तो ठीक है, उनके सामने रहो भूखी, पर मैं तेरे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। नहीं नहीं भाग्यश्री। अरे चिंता मत कर, मैं चुपके से ले आऊंगी, किसी को पता भी नहीं लगेगा। चल ठीक है, ले आ, भूख बहुत लगी है। भाग्यश्री चुपके से प्रियतारा के लिए खाना ले आती है और प्रियतारा खा लेती। दीदी देख लो, प्रियतारा खाना पीना नहीं कर रही है, अब मान जाइए। मंजुलिका, चलो मान भी जाओ, वैसे लड़का तो ठीक था। हाँ मासी माँ, तुझसे मैंने बात ही नहीं करनी। तूने ही मेरी बेटी के कान भरे हैं। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़िए ना दीदी, आप प्रियतारा की खुशी देखिए बस। ठीक है, मान गई मैं। ठीक है, मैं जितेंद्र से कह देती हूँ, रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ मम्मी जी, मैं अभी फोन करके बताती हूँ। तो मंजुलिका के मानने के बाद अगले ही दिन प्रियतारा की मिहिर के साथ सगाई हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, सिवाय मंजुलिका और बुआ जी के। अब तो खुश हो ना प्रियतारा? बस पूछो मत, मैं कितनी खुश हूँ।
ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। वही तो मैं कह रही हूँ, इनकी वजह से ही हुआ है। ये जानबूझकर ऐसे घर में रिश्ता करवाना चाहते थे और करवा भी दिया। कोई भी मंजुलिका की बात पर ध्यान नहीं देता और अपने काम में लग जाता है। तो अगले दिन भाग्यश्री और जितेंद्र कॉलेज के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके बाद सब लोग नाश्ता करते हैं। भाग्यश्री, अब तो तुम स्कूटी चलाना सीख गई हो, तो तुम स्कूटी पर भी कॉलेज जा सकती हो। लेकिन तुम्हारे होते हुए मैं स्कूटी पर क्यों जाऊँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर तुम चलाओगी तो तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ बेटा, जितेंद्र सही कह रहा है। जब कभी तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊंगी। नहीं, आज तुम स्कूटी लेकर जाओगी और मैं तुम्हारे आसपास कार पर रहूंगा, ताकि मैं तुम्हारा ध्यान भी रख सकूं। हाँ, वैसे ये अच्छा आइडिया है। ठीक है, फिर चलते हैं। अब पीठ से होकर स्कूटी चलाएगी? जी बुआ जी, कुछ नहीं होता, आजकल सब चलता है। अरे तेरे चलने चलने के चक्कर में न जाने क्या हो जाए। अरे बुआ जी, इनको कुछ मत कहिए। यहाँ सब लोग अपनी मर्जी चलाते हैं। यहाँ तो बच्चों के रिश्ते भी बड़ों की मर्जी से नहीं होते। अरे आप अभी तक उस बात को लेकर बैठे हैं, अब छोड़िए भी, अब तो हो गया है रिश्ता। मैं तो सारी उम्र लेकर बैठूंगी, मरने के बाद ही छोड़ूंगी। ठीक है, आप पकड़ कर रखना, हम चलते हैं। चलो भाग्यश्री। तो जितेंद्र अपनी कार निकालता है और भाग्यश्री धीरे धीरे स्कूटी लेकर आती है। दोनों थोड़ा आगे पीछे ही रहते हैं। तभी अचानक रास्ते में एक वैन आती है जो भाग्यश्री की स्कूटी के आगे रुक जाती है। अरे कौन हो? वैन में से दो आदमी निकलकर भाग्यश्री को अगवा करके ले जाते हैं। रुको रुको। जितेंद्र परेशान हो जाता है क्योंकि भाग्यश्री का अपहरण हो चुका था। जितेंद्र बहुत डर जाता है और नरसिंह देव को फोन करता है। नरसिंह देव जल्दी से वहां पहुंचता है और दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारी मदद कीजिए। अरे भाई, क्या हो गया? अब क्या तकलीफ है? सर, अब तो आपको हमारी मदद करनी ही होगी। भाग्यश्री को किडनैप कर लिया है। अच्छा, किसने किडनैप कर लिया? और तुम कैसे कह सकते हो कि किडनैप ही किया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारी मदद करेंगे या नहीं, या मैं एसपी के पास जाऊं? इन्होंने पहले ही मदद नहीं की थी। मुझे लगता है कि हमें कहीं और जाना होगा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अभी एसपी से बात करता हूँ। अरे नहीं, मैं भी कुछ करता हूँ। मुझे बताइए क्या हुआ। जितेंद्र उस पुलिस वाले को सब कुछ बताता है कि कैसे भाग्यश्री को किडनैप कर लिया गया था। पुलिस वाला एसपी के नाम से डर गया था, लेकिन वो मदद नहीं करना चाहता था। तुम्हें किसी पर शक है? बिल्कुल है सर, रवि पर। अरे रवि ने कुछ नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप मेरी बहू को ढूंढिए। ठीक है ठीक है। तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लग जाती है और दूसरी ओर जितेंद्र फोन करके समीर और बिंदु को भी वहाँ बुला लेता है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि रवि कुछ न कुछ करेगा। हाँ जितेंद्र, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। क्या किसी को पता है कि रवि का घर कहाँ है? पर तुम क्या करोगे जितेंद्र? पुलिस ही मदद करेगी। मुझे इस पुलिस वाले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये कुछ भी नहीं करेगा, ये बिक चुका है। हमें अपनी तरफ से भी कुछ करना होगा। ये सिर्फ बोल रहा है। हम कॉलेज में जाकर रवि के घर का पता करते हैं। ठीक है, तुम जाओ और मैं एसपी से मिलता हूँ। हाँ पापा, आप भी कुछ कीजिए, हम जाते हैं। तो नरसिंह देव एसपी से मिलने चला जाता है और बाकी सभी कॉलेज की तरफ जाने लगते हैं। कॉलेज के बाहर वही लड़की मिल जाती है जिसने रवि के साथ मिलकर भाग्यश्री को गिफ्ट दिए थे। सुनो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। पर अब मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी रवि से बात तक नहीं होती। नहीं, मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूँ। भाग्यश्री को किडनैप कर लिया गया है। रवि इतना गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। क्या तुम उसके बारे में कुछ बता सकती हो? वो बोलता तो था ऐसी बातें, पर मुझे लगा सिर्फ मजाक में कह रहा है। जब से मुझे पता लगा कि भाग्यश्री तुम्हारी पत्नी है, मैंने उससे बात तक नहीं की। तुम्हें क्या लगता है कि वो उसे कहाँ ले गया होगा? रवि का घर तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे पता है कि वो उसे अपने घर पर नहीं ले गया होगा। तुम बताओ, उसे कहाँ ढूंढे, क्या करें? रवि अपने फार्म हाउस में भाग्यश्री को ले गया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। फार्म हाउस? वो कहाँ है? क्या तुम हमें वहाँ तक ले जा सकती हो? हाँ, मैं ले तो जा सकती हूँ, लेकिन अगर रवि के पास हथियार हुए फिर? ये तो जाहिर सी बात है, उसके पास हथियार तो होंगे ही। चाहे जो भी हो, मुझे वहाँ जाना है। तुम चाहे कोई मत जाना, बस मुझे बता दो कि वो कहाँ पर ले गया है। नहीं जितेंद्र, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बिल्कुल, भाग्यश्री हमारी भी दोस्त है, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम वहाँ तक जाते हैं, आगे जाने पर पुलिस की मदद मिल जाएगी। पापा एसपी के पास ही हैं। हाँ ठीक है, तुम अपने पापा को सब कुछ बता दो। जितेंद्र फिर नरसिंह देव को कॉल करके सब बता देता है कि वो फार्म हाउस की तरफ जा रहे हैं। चलो, यहाँ से आधा घंटा दूरी पर है उसका फार्म हाउस। तो सब लोग कार में उसके फार्म हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ नरसिंह देव एसपी से मिलता है। मदद कीजिए सर, मेरी बहू को किडनैप कर लिया है। चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद के लिए हैं। हम थाने में भी गए थे और उन्होंने कुछ भी मदद नहीं की। उन सब को हम बाद
में देख लेंगे। फिलहाल आपकी बहू को खोजना जरूरी है, उसकी जान खतरे में हो सकती है सर। मैं थाने में फोन करता हूँ। तो पुलिस वाला एसपी की कॉल देखकर घबरा जाता है। पुलिस वाले ने मदद करने की नहीं सोची थी। असल में वो रवि के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, पर अब एसपी के ऑर्डर के कारण उसे जाना पड़ रहा था। जी सर, हम सब पता लगाते हैं। दूसरी तरफ आधे घंटे बाद जितेंद्र और बाकी सब लोग फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं, जहां एक बहुत बड़ा घर है और ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है। अंदर 2 आदमी पहरा दे रहे हैं, उनके हाथ में गन है। हम इस दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि हमें उसकी पिछली साइड से जाना चाहिए। हाँ समीर, जल्दी चलो। तो सभी फार्म हाउस के पीछे की तरफ जाते हैं। दीवार बहुत ऊंची होती है। ये दीवार बहुत ऊंची है, इसे कैसे पार करें? तुम चिंता मत करो। हाँ, हम तुम्हें सहारा देंगे और तुम चढ़कर पार कर लेना। तो समीर नीचे बैठ जाता है और जितेंद्र उसके कंधों पर चढ़ जाता है। तो जितेंद्र दीवार के ऊपर तक पहुंच जाता है और दीवार फांद कर चला जाता है। मैं कुछ लेकर आता हूँ उस पार। ठीक है। जितेंद्र खिड़की से देखता है कि उस घर के अंदर भाग्यश्री बैठी है, जिसके हाथ बंधे हुए हैं और मुंह पर पट्टी है। रवि भी उसी के पास खड़ा है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उधर समीर एक एक करके कई सारी ईंटें रखता है और उन पर चढ़कर दीवार पर चढ़ जाता है। बिंदु और वो लड़की बाहर इंतजार कर रहे थे। वो देखो समीर, अब हम क्या करें? चुपके से अंदर जाना होगा, क्योंकि अंदर रवि अकेला है और बाहर सिर्फ 2 आदमी हैं। तुम कैसे भी करके रवि को बेहोश कर दो और भाग्यश्री को यहाँ तक ले आओ। हाँ, पर ये इतना आसान नहीं होगा, पर करना तो पड़ेगा। हाँ, ध्यान से। अगर रवि की आवाज आई तो वो आदमी भी अंदर आ जाएंगे और फिर हम में से कोई भी नहीं बचेगा। चिंता मत करो, पापा भी आते ही होंगे, मैंने उन्हें सब बता दिया है। तो जितेंद्र और समीर धीरे से अंदर जाते हैं और अचानक से जितेंद्र रवि के सिर पर कोहनी मारता है, जिससे रवि बेहोश हो जाता है और वो भाग्यश्री की रस्सी और मुंह की पट्टी खोलने लगता है। चिंता मत करो भाग्यश्री, मैं आ गया हूँ। जितेंद्र देखो, रवि कितना बुरा है। तभी अचानक रवि को होश आ जाता है और वो जितेंद्र के साथ लड़ाई करने लगता है। समीर भी लड़ता है। शोर सुनकर दोनों आदमी अंदर आ जाते हैं। उनके हाथ में बंदूक होती है। अब तुम दोनों क्या करोगे? रवि, ये सब मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं भाग्यश्री को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस समीर और जितेंद्र को संभालो, मैं भाग्यश्री को लेकर यहाँ से निकल रहा। तो रवि जबरदस्ती भाग्यश्री को खींचतान करके बाहर ले जाने लगता है और तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। नरसिंह देव भी वहीं होता है। तुझे मैंने पैसे किस लिए दिए थे? ताकि तू मेरे ऊपर ही आए। हमें भी एसपी से ऑर्डर मिले हैं, हमें ये काम करना ही पड़ेगा। साले, तू जानता नहीं है ना मैं कौन हूँ? तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। जाकर अपना काम कर। मेरी बहू को छोड़ दे रवि, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चुप कर बुड्ढे, अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। भाग्यश्री को छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तू मेरे बाप को जानता नहीं है क्या? तेरे मुंह में और पैसे ठूस देंगे। मैंने कहा उसे छोड़। नहीं छोड़ूंगा, निकलो यहाँ से। जो पैसे दिए हैं तुझे, वो मेरे पैसे वापस करो, फिर ही छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर, आपकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर आप ही ईमानदार होते तो ये नौबत ही ना आती। पुलिस वाला अपने हवलदार को ऑर्डर देता है। रवि को पकड़ लिया जाता है। रवि चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रवि की आवाज सुनकर वो दोनों आदमी बाहर आ जाते हैं। उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार भाग्यश्री को बचा लिया जाता है। एसपी से मिलकर उस पुलिस वाले की सारी वीडियोस और सारी सच्चाई भी बता देते हैं। हाँ चलो। दोनों एसपी को सब बताते हैं। चिंता मत कीजिए, पुलिस वाले को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद सर। सब लोग घर के लिए निकलते हैं। भाग्यश्री बहुत दुखी होती है। बेटा, घर पर ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर घर पर पता लग गई तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। ठीक है पापा जी, नहीं बताऊंगी। तो तीनों घर पहुंचते हैं। आज फिर से आप तीनों एक साथ आए और शाम होने को आई है। तभी भाग्यश्री रोते हुए कमरे में चली जाती है। माला देवी परेशान हो जाती हैं। अरे, ये भाग्यश्री को क्या हो गया अचानक? ऐसे क्यों भाग गई? फिर से कोई कांड कर दिया होगा इसने, तभी रोती हुई आई है। मासी माँ, आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं? मंजुलिका जी, जुबान पर थोड़ा सा काबू कीजिए। अरे, तो ऐसी रोती हुई क्यों भाग गई है? ऐसा क्या कराई है? कुछ नहीं किया भाग्यश्री ने, हम सिर्फ हॉस्पिटल गए थे। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए रो रही है वो। कोई बात नहीं, उसे आराम करने दो। जितेंद्र भी उसके पीछे कमरे में चला जाता है। भाग्यश्री जोर जोर से रो रही होती है। जितेंद्र उसे गले से लगा लेता है। भाग्यश्री चुप हो जाओ, भूल जाओ जो भी हुआ, सब भूल जाओ।
मैं बहुत डर गई थी जितेंद्र, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा मैं अब नहीं बच पाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं बच पाओगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। भाग्यश्री रोती रहती है और जितेंद्र उसके आंसू पोंछता है और गले से लगाता है। मैं अब कुछ दिन तक कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैं घर पर ही रहना चाहती हूँ जितेंद्र। हाँ हाँ कोई बात नहीं, जैसा तुम्हारा दिल करे। मुझे सच में रवि से बहुत डर लगने लग गया है, कहीं वो मुझे फिर से किडनैप न कर ले। नहीं करेगा, अब वो ऐसा नहीं कर सकता। अब वो जेल में है और उस पुलिस वाले को भी नौकरी से निकाल दिया है। और ये सब बातें वहाँ खड़ी माला देवी सुन लेती हैं। ये सब क्या हुआ? मम्मी वो असल में मैंने सब सुन लिया है और तुम मुझे बता नहीं रहे थे। मम्मी हम क्या बताते, वैसे भी घर में कोई बात समझता ही नहीं है। अरे तेरी माँ हूँ मैं, पहले ही समझ गई थी कि कोई बड़ी ही गड़बड़ है। भाग्यश्री को अगवा कर लिया और तूने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने पापा को बता दिया था। तभी मंजुलिका बुआ जी भी वहाँ पहुँच जाती हैं। हे भगवान, सब सुन लिया मैंने। अब ये सब काम भी हो रहे हैं। तौबा तौबा, और जाओ कॉलेज और जाओ बाहर। राम 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 राम, ये खबर सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? घर की बहू को अगवा कर लिया। अरे आप सब चुप हो जाइए, भाग्यश्री वैसे ही बहुत परेशान है और आप ये बोल बोल कर उसे और परेशान कर रहे हैं। अरे हमारे चुप होने से क्या होगा? अभी हम चुप हो जाते हैं, कल को कोई घर में घुस जाएगा, फिर क्या करोगे? भाग्यश्री और जोर जोर से रोने लगती है और वो भी परेशान हो जाती है। मंजुलिका जी आपको समझ में नहीं आता, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें मत कीजिए। भाग्यश्री वैसे ही बहुत परेशान है। और सीखो स्कूटी और जाओ अकेले। ये सब की जड़ नर्सिंग ही है, बोला था ना मत दिलवा कर दे स्कूटी। स्कूटी चलाना या कॉलेज जाना इस सब की वजह नहीं है। आप लोगों की सोच कब बदलेगी? गुंडागर्दी बढ़ रही है लोगों में, लोगों की सोच गलत है। लड़की की जिंदगी को जेल बनाना आपको सही लगता है और ऐसे लोगों से डरकर दुबक कर बैठ जाना उससे भी ज्यादा गलत है। ये उनको बढ़ावा देने वाली बात है। बस बस, हमको ज्ञान मत दे नरसिंह। तो आप सब फिलहाल भाग्यश्री के कमरे से बाहर जाइए और उसे आराम करने दीजिए। चले जाएंगे हम कौन सा इस कमरे में रहने आए हैं? इस तरह से घर में माहौल काफी खराब हो जाता है, लेकिन नरसिंह देव सबको डांट कर चुप करवा देता है। मंजुलिका और बुआ जी अभी भी वहीं खड़ी रहती हैं। भाग्यश्री तुम चिंता मत करो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ भाग्यश्री, तुम अकेली थोड़ी ना हो और तुम तो इतनी बहादुर हो, डर क्यों रही हो? हाँ बेटा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जिंदगी में बहुत कुछ देखना पड़ता है। हाँ पापा जी, जितेंद्र अब मैं नहीं डरूंगी। चलो जो हो गया सो हो गया, तुम अपना ध्यान रखो, तुम पेट से हो, इतनी टेंशन मत लो। हाँ वरना मेरा बच्चा भी रौंदू पैदा होगा। हाँ हाँ सही कहते हो, अब तुम घर पर रहो, आराम करो और अगले महीने प्रियतारा की शादी है, उसकी तैयारियां करो। प्रियतारा की शादी? और मुझे पता तक नहीं? हाँ माँ सीमा, मैं आपको बताना भूल गया था। मिहिर के मम्मी पापा ने बोला है कि वो अगले महीने शादी करना चाहते हैं। प्रियतारा मेरी बेटी है भी या नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं होता। रिश्ता भी तुमने कर दिया, शादी भी तुम ही कर दोगे, और मेरा क्या? तो क्या प्रियतारा पर हमारा कोई हक नहीं है? वो मेरी बेटी जैसी है। अरे इसे करने दे जो करना है, शादी तो करनी है ना, खर्चा भी उठाएगा। हाँ बुआ जी, बात तो सही है। हाँ तो चलो सब लोग अपने कमरे में चलो, जितेंद्र और भाग्यश्री को अब आराम करने दो। तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। नरसिंह देव भी बाजार चला जाता है। सबने शर्म बेचकर खा ली है, मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं और मेरी बेटी की शादी भी तय कर दी। अरे तू तो इस घर के कोने में पड़ी रहने के लिए है, तेरी कोई कद्र थोड़ी ना है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं बुआ जी? क्योंकि मुझसे बिना पूछे मेरी बेटी की शादी तय कर दी। तो अच्छी बात है, शादी तो करनी है अब। और क्या मंजुलिका, वो सब तू नर्सिंग पर छोड़ दे। हाँ दीदी, आप क्यों परेशान होती हैं? जब जितेंद्र और उसके पापा जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, आप भी हमारे घर की सदस्य हैं। हाँ मैंने देखा है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। दीदी ये तो आपकी गलत फहमी है, आपको लगता है हम आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन सबको आपकी परवाह है। ये देख, आई बड़ी परवाह करने वाली। चलो फिर कल से ही तैयारी शुरू कर दो। करनी पड़ेगी। तो इस तरह प्रियतारा की शादी का वक्त भी नजदीक आने लगता है और भाग्यश्री भी अब धीरे धीरे थोड़ी ठीक होने लगी थी और सब लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। शादी के 5 दिन पहले भाग्यश्री प्रियतारा को लहंगा दिखा रही होती है। देख प्रियतारा, तुम्हारी शादी के लिए मैंने ये लहंगा लिया है, कैसा है? बहुत ही अच्छा है। ये देख, ये गहने लिए हैं।
वाह, बहुत ही सुंदर है। भाग्यश्री उसे फोन में फोटोज दिखा रही थी। दूसरी तरफ मंजुलिका और बुआ जी भाग्यश्री को देखकर चिढ़ रही थी। देखो तो कितनी खुश लग रही है, जैसे इसी की शादी है। अभी थोड़े दिन पहले ही तो अगवा हुई है और आज हंसी जा रही है। बेशर्म कहीं की, इसे तो किडनैप करके ले जाते तो अच्छा था। सही कह रही है। मुझे इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बुआ जी आप ही कुछ बताइए, क्या करूं? मैं तुझे एक चीज बताती हूँ, वो डालकर इसे पिला दे किसी चीज में, इसका बच्चा पेट में ही मर जाएगा। हाँ बताइए तो। फिर बुआ जी मंजुलिका के कान में कुछ बताती हैं। मंजुलिका रसोई में जाती है और 5 गिलास शेक बना कर लाती है। उसमें से 1 गिलास में वो चीज मिलाई होती है जो भाग्यश्री के बच्चे को मारने के लिए थी। अरे ये लो, सबके लिए मैंने शेक बनाया है। वाह मम्मी, बहुत ही अच्छा किया। मुझे कह देती दीदी, मैं बना देती। अरे कोई बात नहीं। मंजुलिका एक एक कर सबको गिलास दे देती है और वापस बुआ के साथ जाकर बैठ जाती है। प्रियतारा और भाग्यश्री शेक के गिलास साइड में एक साथ रख देती हैं। ये देख, ये वाली ड्रेस कैसी है प्रियतारा? ये नहीं, कोई और दिखाओ। अरे फोन ही देखती रहोगी या शेक भी पियोगी? तभी घर पर पड़ोस की कुछ औरतें आ जाती हैं जो शादी के गीत गाने आई थी। आइए आइए। मंजुलिका उनके साथ बिजी हो जाती है। वहीं प्रियतारा गलती से भाग्यश्री वाला ग्लास उठा लेती है और शेक पी लेती है। अरे मेरा ग्लास था वो। अब तो पी लिया। कोई बात नहीं। कुछ ही देर में प्रियतारा को उल्टियाँ आने लग जाती हैं और उसे बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, हे भगवान, मेरी बेटी। मैं जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। जल्दी बुलाओ, मेरी बेटी को क्या हो गया? जल्दी से एम्बुलेंस पहुंच जाती है और प्रियतारा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अभी तक हॉस्पिटल में भाग्यश्री, माला देवी और मंजुलिका ही थे। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आता है। माफ कीजिएगा, पर हम बच्चे को नहीं बचा पाए और प्रियतारा का इलाज अभी चल रहा है। क्या? मंजुलिका और माला देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मंजुलिका वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। दीदी उठिए, दीदी। नर्स जल्दी पानी लाओ। अरे इन्हें अचानक क्या हो गया है? इन्हें एडमिट कर लेते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर, ये ठीक है वैसे। माला देवी मंजुलिका के मुंह पर पानी की छींटे मारती है। तभी मंजुलिका को होश आ जाता है। क्या आप ठीक हैं? हाँ डॉक्टर, ठीक हूँ। ओके, मैं प्रियतारा का इलाज करती हूँ। तभी वहाँ पर जितेंद्र भी पहुँच जाता है। नरसिंह देव शादी के कार्ड देने शहर से बाहर गया होता है, इसीलिए वो नहीं आ पाता। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और ये सब क्या हुआ है। हाँ दीदी, काश ये कोई बुरा सपना हो। दीदी संभालो खुद को। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे बताओ कि सब झूठ है भगवान। अरे क्या हो गया? प्रियतारा ठीक तो है ना? भाग्यश्री और जितेंद्र एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो समझ जाते हैं। अनर्थ हो गया जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। माला, अब मैं क्या करूं? भाग्यश्री, तुम इतनी नॉर्मल क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें ये सब पता था? मम्मी जी, मासी माँ, हॉस्पिटल में सब लोग सुन रहे हैं, हम बाहर जाकर बात करते हैं। मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तू यहीं पर बता सब। भाग्यश्री चुप रहती है और थोड़ी घबरा जाती है। मंजुलिका और माला देवी समझ जाती हैं कि भाग्यश्री कुछ न कुछ तो जानती है। अब किस मुंह से बताएंगे सबको? शादी भी टूट जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों किया तूने ऐसा? मासी माँ, मैंने क्या किया है? भाग्यश्री, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुझे ये सब पता था तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हुआ क्या प्रियतारा को? डॉक्टर ने बताया कि प्रियतारा प्रेग्नेंट थी और अब उसके बच्चे की मौत हो गई है। बोल, तू चुप क्यों है? जानती थी ना ये सब? हाँ, मैं जानती थी। मैं भी। ये मेरी बेटी के दुश्मन है, इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी भोली सी बेटी को न जाने कहाँ फंसा दिया। तो जितेंद्र, ये सब तुम दोनों की सोची समझी चाल थी? और उसके पेट में किसका बच्चा है? मुझे कुछ नहीं सुनना है इस बारे में। इन दोनों को मेरी नजरों से दूर कर दो। मासी माँ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो बल्कि प्रियतारा की मदद की है। हाँ मासी माँ, हम सच कह रहे हैं। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लिया। तुम दोनों मेरी नजरों से दूर चले जाओ।
मुझे शर्म आ रही है कि तुम दोनों मेरे बेटे बहू हो। ये हरकत करते हुए तुमने जरा भी नहीं सोचा कि प्रियतारा का क्या होगा। पर हमने सच में कुछ नहीं किया, पूरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। बस तभी वहाँ डॉक्टर आ जाती है। देखिए, हमें प्रियतारा के शरीर के अंदर से कुछ जहरीली चीज मिली है। उसने आज कोई शेक पिया था क्या? हाँ पिया था, दीदी ने ही तो बनाया था। सब लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। भाग्यश्री समझ गई थी कि मंजुलिका ने ही उसके शेक में कोई चीज मिलाई थी, लेकिन वो चुप रहती है ताकि माहौल न बिगड़े। उस शेक में जो चीज मिलाई गई थी वो प्रेग्नेंट औरत को नहीं दी जाती, उससे बच्चा पेट में ही मर जाता है। प्रियतारा कैसी है डॉक्टर? चिंता मत कीजिए, वो ठीक है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। शेक में आपने क्या मिलाया था मासी माँ? तुम अपने काम से काम रखो। तेरी बीवी को तो कुछ नहीं हुआ है ना? हॉस्पिटल में तो मेरी बेटी पड़ी है। तो क्या आप भाग्यश्री को हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहती थी? जितेंद्र, ये सब बातें हम घर में जाकर करेंगे। अब दोनों यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ तुम दोनों। लेकिन मम्मी जी, कहा ना जाओ। चलो ना भाग्यश्री, ये लोग ना पहले समझते थे ना, अब समझेंगे। अरे प्रियतारा का कोई सगा होता, भाभी होती तो उसके साथ ये सब थोड़ी ना होने देते। ऐसा मत कहो मासी माँ, हमारे मन में ये बात कभी भी नहीं आई है। अरे बस कर लड़की, तूने तो मेरी बेटी की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। अब तो देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। जितेंद्र, भाग्यश्री, तुम अभी फिलहाल यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करेंगे। जितेंद्र और भाग्यश्री वहाँ से चले जाते हैं। दीदी, एक बात पूछूं? बोल। शेक में दवाई आपने ही मिलाई थी ना दीदी, भाग्यश्री को देने के लिए? हाँ, मैंने ही मिलाई थी। तो मतलब आप अभी तक सुधरी नहीं हैं? अच्छा ही होता अगर वो शेक भाग्यश्री पी लेती तो आप मेरे जितेंद्र के बच्चे को मारना चाहती थी? नहीं, मैं भाग्यश्री के बच्चे को मारना चाहती थी। वाह दीदी वाह, दूसरों के लिए खोदे हुए गड्ढे में आप खुद ही गिर गई। अब देखो क्या क्या देखना पड़ रहा है। अरे ये सब ना होता तो हमें कैसे पता लगता कि भाग्यश्री जितेंद्र क्या काली करतूतें कर रहे हैं। देखा तूने, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आप अभी भी ये बात कह रही हैं? क्या आपने नहीं देखा भाग्यश्री ने आपका नाम तक नहीं लिया, जबकि वो जानती थी कि शेक तो आपने बनाया है। तो क्या मुझ पर एहसान किया है? ले लेती मेरा नाम, मुझे उससे डर नहीं लगता। और तू देख, अब उस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर वो रहेंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे बेटे बहू कहीं नहीं जाएंगे। अरे तू पागल हो गई है क्या? इतनी नीच हरकत करने वालों को माफ करेगी क्या तू? ऐसा क्या किया है? पता नहीं प्रियतारा को किसके पास लेकर गए थे उस रात। क्या मतलब? अरे याद करो, उस रात प्रियतारा को ये लोग घर नहीं लेकर आए थे और तब से ही प्रियतारा के साथ ये सब हो रहा है। हाँ याद है मुझे। तो ये गलत काम करते हैं, तभी बेचारी प्रेग्नेंट हो गई। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी बेटी की। मंजुलिका माथे पर हाथ मारते हुए जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। दीदी संभालिए खुद को, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक होगा? अब तो उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, अब तो शादी भी टूट जाएगी। दीदी मेहर को थोड़ी ना कुछ पता है, तब तक प्रियतारा ठीक हो जाएगी। अरे आज नहीं तो कल पता लग ही जाएगा, हम क्या जवाब देंगे। और इन सब की वजह जितेंद्र और भाग्यश्री है। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। चाहे औलाद हो या कोई भी हो, गलत को गलत ही कहा जाता है माला, ये मत भूलना। माला देवी फिर से मंजुलिका की बातों में आने लग जाती है और अपने बेटे बहू को ही गलत समझने लगती है। आप चिंता मत कीजिए, अब इस बात को मैं एक तरफ लगा कर ही रहूंगी, या तो घर में वो रहेंगे या हम। वही तो मैं कह रही हूँ, भगवान न करे कल को किसी और की बेटी के साथ ऐसा कर दिया तो। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है। प्रियतारा को होश आ चुका है, आप उससे मिल सकते हैं। मंजुलिका और माला देवी प्रियतारा के पास जाती हैं। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ऐसे मत बोल बेटी, मैं जानती हूँ ये सब भाग्यश्री और जितेंद्र का किया धरा है, तू चिंता मत कर। क्या मतलब मम्मी? मतलब यही कि उन्होंने ही तुझे फंसाया है, तभी तेरी ये हालत हो गई है। नहीं मम्मी, उन्होंने मुझे फंसाया नहीं है, बल्कि मुझे बचाया है। अगर वो ना होते तो अब तक तो मैं मर चुकी होती। ये तू क्या कह रही है? इसके बाद प्रियतारा सारी सच्चाई माला देवी और मंजुलिका को बता देती है कि कैसे वो मिहिर के बच्चे की माँ बनने वाली थी और आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन जितेंद्र और भाग्यश्री ने ये सब ठीक कर दिया था। जितेंद्र, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा, अब कैसे समझाएं? तुम चिंता मत करो, वो घर पर आए तो बात करते हैं। भाग्यश्री और जितेंद्र घर पर परेशान बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर मंजुलिका आती है। मंजुलिका भाग्यश्री के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मासी माँ, ये क्या कर रही हैं? जब तू छोटी सी शादी करके आई थी तब से मैं तेरी दुश्मन बनी हुई थी, पर मुझे नहीं पता कि आज मेरी बेटी जिंदा है तो उसकी वजह तुम दोनों हो। हाँ बेटा, हम सब जान गए हैं। मैं सच में बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ कर दे बेटी। भाग्यश्री उसे गले लगा लेती है तो बड़ी ही धूमधाम से प्रियतारा की शादी भी हो जाती है और मंजुलिका बिल्कुल सुधर गई थी और वो भाग्यश्री का बहुत ध्यान रखती है। ऐसे ही धीरे धीरे भाग्यश्री की गर्भावस्था का समय भी बहुत अच्छे से निकल जाता है। मंजुलिका और माला देवी उसका जरूरत से ज्यादा ध्यान रखते थे। 9 महीने बाद भाग्यश्री की एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं दादी बन गई। हाँ दीदी, मैं भी। आज मैं पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में थाली बजाऊंगी। हाँ, और मैं बुआ। भाग्यश्री ने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। अब भाग्यश्री की जिंदगी में सब अच्छा हो चुका था। सब उसे पसंद भी करते थे और प्यार भी करते थे। सब लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, हमारी बाल विवाह की सीरीज को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।